हाँ जी, नमस्कार। हम कहाँ थे, कहाँ तक पढ़ लिया? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मनोविज्ञान का परिचय। उसके बाद बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा। उसके बाद लर्निंग पढ़ा, अधिगम। उसके बाद विविध अधिगमकर्ता पढ़े। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़े, जिसमें हमने बुद्धि, व्यक्तित्व और एडजस्टमेंट या समायोजन पढ़ा। उसके बाद हमने एनसीएफ 2005 पढ़ा। उसी क्रम में लर्निंग प्रोसेस पढ़ रहे थे हम, तो लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले पढ़ा था एनसीएफ 2005। मैंने इसमें सिलेबस में जो डिफाइन किए हुए थे, 3 टॉपिक डिफाइन किए हुए थे। एनसीएफ 2005, मूल्यांकन और आरटी 2009। ठीक है, उसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन पढ़ने से पहले मूल्यांकन के बारे में हम ये जान लेते हैं, मूल्यांकन को बनता कैसे है, मूल्यांकन को डिफाइन कैसे करते हैं। मूल्यांकन एक बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन है शब्द का अर्थ मूल्य प्लस अंकन। क्या है इस शब्द का अर्थ? मूल्य प्लस अंकन। का मूल्य निर्धारित करना और साथ ही में अंक निर्धारित करना, मूल्यांकन हो गया। यह है इसका साधारण जो शब्द का अर्थ है। ठीक है, और ऐसे ही एक शब्द है आकलन, एक शब्द है मापन, असेसमेंट और मेजरमेंट। ये क्या है? मापन क्या है? किसी चीज को मापने की जो हम एक कोशिश करते हैं किसी भी इकाई से, तो वो क्या हो जाता है उस चीज का मापन। जैसे किसी तरल को मापते हैं लीटर में, किसी ठोस को तोलते हैं, वेट करते हैं उसका, वो करते हैं किलोग्राम वगैरह में, ग्राम में। उसी प्रकार जो आकलन है, ये मापन तो है ही, मापन के साथ साथ इसके आगे का थोड़ा और है, इसमें गुणों का निर्धारण भी होता है। जो आकलन है और जो मापन है, ये दोनों भाग हैं मूल्यांकन के। एक है मूल्यांकन, मूल्यांकन के 2 भाग हैं, आकलन और मापन। तो दोनों किसके अंतर्गत आ गए? मूल्यांकन के। उसमें मापन है केवल मापना। मापन में क्या आएगा? केवल जो मेजरमेंट होता है वो आएगा मापन में। उसी के साथ साथ अगर गुणों का निर्धारण भी हो रहा है, मापन से व्यापक स्तर पे, मापन से बड़े स्तर पे, लेकिन मूल्यांकन से कम स्तर पे, तो क्या हो जाएगा? आकलन। ठीक है, और आगे हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मापन केवल संख्यात्मक या परिमाणात्मक है, जिससे अंकों या संख्याओं में छात्रों की उपलब्धि की सूचना मिलती है, जो मूल्यांकन का एक क्या है? भाग है। ये क्या है? इसका मतलब ये है, मापन है जो संख्यात्मक या परिमाणात्मक उपलब्धि होती है जो बच्चे की, उसका परीक्षण है। जैसे किसी बच्चे का हमने एक टेस्ट लिया, एक परीक्षा ली, उस परीक्षा में उसने कितने अंक प्राप्त किए, केवल अगर इसी ही बात का हम पता लगाएं तो वो केवल मापन में आएगा। ठीक है, अगर उसी के साथ साथ उसने जब वो परीक्षा देने आया था तो उसने ड्रेस पहन रखी थी या नहीं पहन रखी थी, कितना डिसिप्लिन था, उसने चीटिंग तो नहीं की, अगर इन चीज़ों को साथ में हम जोड़ते हैं उन अंकों के साथ साथ, तो वो हो जाएगा आकलन। और अगर इसी आकलन को सतत तरीके से हम करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। कुछ जो शिक्षाविद हैं वो आकलन को और मूल्यांकन को एक ही शब्द मानते हैं, एक दूसरे के समानार्थी शब्द मानते हैं। इसीलिए मानते हैं
क्योंकि जो आकलन है वो मूल्यांकन जैसा ही है, लेकिन मूल्यांकन से छोटे स्तर पे है, और जो मूल्यांकन है वो बड़े स्तर पे है, वो ज़्यादा देर चलता है, ज़्यादा दिनों तक चलता है, और जो आकलन है उसका टाइम कम है मूल्यांकन की अपेक्षा में। ठीक है, मापन में संख्यात्मक और परिमाणात्मक उपलब्धि को सूचना मिलती है बच्चे की, उसी के साथ साथ आकलन भी मापन की तरह ही है, मूल्यांकन का ही एक भाग है, किंतु मापन की तुलना में कैसा है, विस्तृत। ठीक है, यही तो बताया था मैंने। उसके बाद मापन केवल आंकड़े बताता है, किंतु आकलन आंकड़ों को एकत्रित करके उनका क्या करता है, पुनरावलोकन। अब ये क्या है पुनरावलोकन, ये वो है जैसे हमने किसी बच्चे का परीक्षा लिया, टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद मापन ने क्या बताया, इसके इतने नंबर हैं। अब जो ये है आकलन, इसमें क्या होगा, उस बच्चे के नंबरों को देखेंगे, फिर उसके फ्लैशबैक में जाके उसकी और जानकारियां इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आकलन संपन्न हो जाएगा। जब ये आकलन लगातार निरंतर करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सतत आकलन हो जाएगा। उस सतत आकलन ही मूल्यांकन है, सतत और व्यापक जो आकलन है वो ही मूल्यांकन है। ठीक है, उसके बाद आकलन के प्रकार। आकलन कितने प्रकार का होता है, आकलन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। असेसमेंट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग। एक पहला होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो होता है जो सीखा गया है उसका आकलन। अब ये जो फॉर लर्निंग है, इसको और आगे चल के हम, जो ये सीखने के लिए आकलन होता है, किसी को हम सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ उसका आकलन कर रहे हैं ताकि उसको और बेहतर सिखा सकें, ये जो आकलन है ये 2 प्रकार का होता है। आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है। ठीक है, अभी ये समझते हैं सीखने के लिए जो आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इंग्लिश में हमेशा इंग्लिश में याद रख लेना, क्योंकि सीखने के लिए और सीखने का एक सा ही लगता है, लेकिन आप इंग्लिश में देखोगे तो फॉर और ऑफ का अंतर है, और ये बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या है, शिक्षक प्रक्रिया के दौरान इसका आयोजन किया जाता है ताकि आगामी क्रियाओं में सुधार किया जा सके, अतः इसे रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन भी कहते। तो 8वीं 10वीं तक की जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में एक 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। एक होती हैं टेस्ट, जो विद्यालय स्तर पे होते हैं। वो कैसे होते हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट, ऐसे होते हैं ना। फर्स्ट टेस्ट प्रथम जांच परीक्षा या प्रथम टेस्ट और द्वितीय टेस्ट, ये कब होते हैं, ये होते हैं अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं उनसे पहले। उसके बाद क्या आता है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद क्या होता है, तृतीय टेस्ट, उसके बाद होती है वार्षिक परीक्षा। इसी प्रकार से चलता है ना बच्चों का ऐसा। अब ये कैसे कैसे होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो टेस्ट होते हैं ना, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और तृतीय टेस्ट, इनको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। शॉर्ट में बोले तो FA होते हैं कितने, 3। कितने होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट होता है इसमें सिलेबस का 40% लिया जाता है। फर्स्ट टेस्ट में कितना सिलेबस कवर होता है, 40%। उसके बाद सेकंड टेस्ट में होता है 55%। उसके बाद जो थर्ड टेस्ट होते हैं इसमें होता है 15%। अब ये एग्जैक्ट किसी विद्यालय में अगर नहीं हो रहा हो तो ये मूल्यांकन की अवहेलना है। अगर किसी विद्यालय में एग्जैक्ट इसी तरीके से नहीं हो रहा है, जो कि ज़्यादातर नहीं होता है, तो ये क्या है, मूल्यांकन की अवहेलना। ठीक है, मतलब मूल्यांकन का सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, 3 होते हैं FA। कितना कितना सिलेबस होता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ। ठीक है साहब। उसके बाद अब ये जो FA है ये कौन सा वाला है,
फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। इनमें क्या होता है, जैसे बच्चे का प्रथम टेस्ट लिया, 40% सिलेबस का टेस्ट लिया, अगर उस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कोई किसी भी लेसन में, किसी भी यूनिट में, या किसी यूनिट के कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आगे चल के वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो उसके नंबरिंग वगैरह है वो बढ़ जाएंगे, नंबर जो आ रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, और जो व्यवहार में कोई प्रॉब्लम है उसकी भी हम जांच आकलन में करेंगे, तो उसका व्यवहार में भी हम सुधारात्मक प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आकलन में क्या है, केवल निदान होता है, वो आगे चल के जो आकलन के बारे में जब डिस्कस करेंगे, आकलन और मूल्यांकन में जो अंतर स्थापित करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। रचनात्मक या निर्माणात्मक क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें हम निर्माण कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, किस चीज की, आगे उसको अच्छे से सिखाने की। ठीक है, उसके बाद आ गया सीखने का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसने क्या सीखा है इसका आकलन, इसको बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन या योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन ये SA, ये कितने होते हैं, ये होते हैं 2, ऐसे कितने होते हैं, FA3 ऐसे 2, कहीं कहीं पर FA2 FA4 भी होते हैं और ऐसे 2 ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। ठीक है, इसमें 50-50 डिवाइडेशन होता है, कहीं 75 या 100 ऐसे डिवाइडेशन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। आकलन 2 प्रकार का होता है, एक तो सीखने के लिए, जिससे हम ये पता करते हैं कि बच्चा क्या नहीं सीख पाया, उसको सिखाएंगे, उसके लिए होता है एक आकलन। दूसरा होता है सीखने का, जो उसने सीख लिया इसमें हम सुधार नहीं कर सकते, जो ये लास्ट वाला है सीखने का आकलन है, इसमें हम सुधार नहीं कर सकते, इसमें अगली कक्षा में जाके ही उसको सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम की तरह होता है। इसमें जो अर्धवार्षिक होता है उसमें थोड़ा बहुत सुधार करने की गुंजाइश रहती है, लेकिन वार्षिक में कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने बताया था जो सीखने के लिए आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग नहीं, ऑफ लर्निंग हो गया लास्ट वाला, जो कक्षा के अंत में होता है, जिसमें हम सुधार नहीं कर सकते, और फॉर लर्निंग में हम सुधार कर सकते हैं ना। तो फॉर लर्निंग में ही 2 और आते हैं, सीखने के साथ आकलन और सीखने में आकलन। देखो, अगर हिंदी में आप शब्दों को याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे कैसे नहीं होगी, ये ऐसे ऐसे नहीं होगी। तो असेसमेंट एज लर्निंग और इन लर्निंग, दोनों शब्द अलग अलग है ना, एज साथ साथ और इन है जो मैं, तो ये क्या है, दोनों फॉर लर्निंग के ही हिस्सा हैं। पहले तो ये क्लियर कर लो। उसी में इसमें कैसे कैसे होता है, जो पहला वाला है एज लर्निंग, साथ साथ सीखने के साथ साथ आकलन। अभी आप एक एग्जाम्पल से समझो इसको, पहले इसको यहां देख लो, उसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या है, छात्रों के पीयर ग्रुप्स होते हैं, वो अपना स्वयं आकलन करते हैं, जो पीयर ग्रुप्स होते हैं। और जो सीखने में आकलन है, इसमें विषय वस्तु के साथ साथ भी आकलन होता है, ताकि छात्रों को नवीन ज्ञान आत्मसात कर सकें। अब ये कैसे कैसे हैं, इसका एक एग्जाम्पल लो। आप सब्जी बना रहे हो, ठीक है, आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं और आप क्या बना रहे हो, सब्जी। अब वो सब्जी सही है या अच्छी नहीं बनी है, नमक मिर्च किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है उस सब्जी में या नहीं है, इसकी जांच कौन कौन से स्तर पे इसका आकलन कर सकते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा। जो पहला है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो सब्जी है वो बन गई है, लेकिन उसमें हम सुधार कर सकते हैं। कंप्लीट तो वो हो गई है, लेकिन वो मेहमानों को परोसी नहीं गई है। अभी कहाँ है वो, रसोई में हमारे साथ है, हमारे हाथ में है वो सब्जी। अगर उसमें नमक कम है तो हम डाल सकते हैं, मिर्च कम है तो डाल सकते हैं, या कुछ भी करके उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसको सही
करने की गुंजाइश है। ये हो गया सीखने के लिए आकलन। अब ये दो प्रकार का होता है। एक तो जैसे मेहमान आए हुए हैं घर में और सब्जी रखी है रसोई में, और आपका जो टेस्ट करने का जो वो है तरीका वो नहीं है आप में इतना विकसित, आपको नहीं पता चलता नमक कम है या ज़्यादा है, आप मैनेज कर लेते हो, आपकी जीभ का जो स्वाद है वो इसी प्रकार का है। तो आप क्या करोगे, अपने पीयर ग्रुप, अब मेहमान तो बाहर से आए हुए हैं, अपना पीयर ग्रुप क्या हो गया, और घर वाले भाई बहन मम्मी पापा कोई और को आप उसको पहले टेस्ट कराओगे कि आप इसको टेस्ट करना ये सही है या गलत है, नमक ज़्यादा कम तो नहीं है। इस चीज़ की जांच कहाँ कराओगे आप, घर वालों से। तो घर वालों से करा रहे हो, अपने स्वयं के जो ग्रुप हैं उसमें ही अगर आप जांच करा रहे हो उस सब्जी की, तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया एज लर्निंग। ठीक है, इसमें सुधार की गुंजाइश है ना एज लर्निंग में। उसी के साथ साथ अगर आप स्वयं टेस्ट कर रहे हो, खुद बनाते समय आप खुद टेस्ट कर रहे हो, जैसे सब्जी पकी या नहीं पकी अच्छे से, इस चीज़ का आप उसको चख के टेस्ट कर रहे हो कि भाई सही पकी है या नहीं पकी है, तो क्या है उसमें सुधार की गुंजाइश है। अगर वो नहीं पकी तो उसको और पका सकते हो। आप स्वयं चेक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है इन लर्निंग, सीखने में। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। इसमें नवीन ज्ञान को आत्मसात करना वही है। अगर जैसे सब्जी में आपने खुद ने टेस्ट की और उसमें नमक की कमी पाई गई तो आपने थोड़ा नमक स्वाद अनुसार और मिला दिया। ठीक है, अब ये किसका हिस्सा है, फोर लर्निंग का। तो अभी तक हमने कितने प्रकार पढ़े आकलन के, दो। पहले वाले के कितने भाग हैं, दो। ठीक है, और एक दूसरा वाला था, कौन सा था, फोर के बाद ऑफ, तो वो कब हो रहा था, बाद में। ऑफ कैसे है, ऐसी सब्जी के उदाहरण में आपने सब्जी बना ली, आपने मेहमानों को परोस ली, अब मेहमान उसको खा रहे हैं, और वो खाते समय वो बता रहे हैं कि भाई थोड़ा सा नमक लेके आना, नमक कम है इसमें। क्यों, उसमें गुंजाइश तो है सुधारने की, लेकिन वो सब्जी है, सब्जी के स्तर पे है। अगर आप परीक्षा आपने फाइनल दे दी तो क्या आप सुधार करने की गुंजाइश उसमें रह गई, नहीं रही ना। उसके बाद तीसरा प्रकार है, 5 लिखा है ये, के बाद तीसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार क्या है और चौथा क्या है। ये बहुत सारे प्रकार हैं लेकिन हम उतने पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए जरूरी है। मानदंड, देखो शब्दों को ध्यान करना, मानदंड संदर्भित परीक्षण, नॉर्म रिफॉर्म्ड, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, मानदंड संदर्भित परीक्षण। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो बच्चा जो अंक प्राप्त करता है विभिन्न परीक्षाओं में, उन अंकों का जो आकलन है वो कक्षा के जो उसके और साथी हैं उनके अंकों से करते हैं। किससे करते हैं, और जो कक्षा के साथी हैं उनके अंकों से करते हैं, और फिर क्या करते हैं, रैंक निर्धारित करते हैं। जैसे आपने कोई परीक्षा दी, जैसे अभी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ रहा है, तो इसमें रैंकिंग होती है ना, ये फर्स्ट रैंक आया, ये सेकंड रैंक आया। ये कैसे होती है, जो साथ वाले हैं उनके कितने अंक हैं, और जो दूसरा वाला है जिसका हमें निर्धारण करना है उसके कितने अंक हैं, वो कितने छात्रों से पीछे है, तो उसकी रैंकिंग निर्धारित हो जाएगी ना। ये कौन सा है, ये है मानदंड संदर्भित परीक्षण। ठीक है, उसके बाद मापदंड, देखो मानदंड और मापदंड। मानदंड में क्या हो रहा है, और दूसरे जो उसके साथी हैं उनसे उसकी रैंक निर्धारित हो रही है, और यह है मापदंड संदर्भित परीक्षण, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। एक पहले ही फिक्स कर लिया है, जो मानक होता है वो निर्धारित कर दिया है। जैसे इसका भी उदाहरण रिसेंटली बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, सीटेट रिजल्ट। तो सीटेट रिजल्ट में क्या है, पहले ही उन्होंने फिक्स कर रखा है, अगर कोई SC ST OBC EWS इन कोई और कैटेगरी से है तो उसको कितने नंबर लाने हैं, 82 नंबर, कितने 82 नंबर, और जो जनरल कैटेगरी से उसको 90 नंबर लाने हैं। तो पहले ही फिक्स है। अब कोई 90 से 20 ज़्यादा ले आए तो भी उसकी कोई रैंक निर्धारित नहीं हो रही इसमें।
और कोई फिक्स 90 ला रहा है तो भी कोई रैंक निर्धारित नहीं हो रही। दोनों को क्या बोल रहे हैं, सीटेट पास या सीटेट क्वालिफाइड। ये जो होता है मापदंड वाला, ये होता है केवल क्वालिफाइंग। ऐसा होता है केवल क्वालिफाइंग, ठीक है। अब यहाँ हाँ ये वही बात है, नोट डाल के लिखा हुआ है, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। सीखने में आकलन, सीखने में आकलन और सीखने के साथ, और सीखने के साथ आकलन दोनों सीखने के लिए आकलन का हिस्सा है या भाग है। ये मैंने समझा ही दिया, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। फॉर लर्निंग का ही हिस्सा है, एज लर्निंग और इन लर्निंग, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। मापन मैंने सबसे पहले बताया था, मापन क्या होता है, मापन होता है किसी चीज का मेजरमेंट करना या तोलना या नापना सीधे हिसाब में, ठीक है। अब इसमें जो मापन है और जो मूल्यांकन है, इनमें क्या अंतर है ये देख लेते हैं। किस किस में अंतर देखना है अब हमको, मापन में और मूल्यांकन में। एक साइड में लिखा हुआ है मापन, दूसरी साइड में मूल्यांकन। अब देखो, पहला है मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है, मूल्यांकन व्यापक है। मैंने बताया था मूल्यांकन कब बनता है, जब आकलन और मापन दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मूल्यांकन। क्योंकि इसमें मात्रात्मक के साथ साथ, परिमाणात्मक के साथ साथ, संख्यात्मक के साथ साथ क्या होता है, गुणात्मक, ठीक है। मापन मूल्यांकन का ही भाग है और मूल्यांकन क्या है, एक व्यापक। अब इसमें ये आ जाए, मापन संकीर्ण है, मापन संकीर्ण है किंतु मूल्यांकन व्यापक। सही कथन को, कौन सा कथन सही है, कथन निष्कर्ष के हिसाब से आ जाते हैं ना रीजनिंग टाइप में इसके क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मापन संकीर्ण है अपितु मूल्यांकन व्यापक, एक कथन ए सही है, कथन बी सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों गलत हैं, तो क्या होगा, दोनों कथन सही हैं। क्योंकि संकीर्ण का मतलब होता है छोटा रूप, व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा रूप। तो जो मापन है वो उसी का तो है, मूल्यांकन का ही एक भाग। जैसे डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था, जो अभिवृद्धि है वो क्या है, वो डेवलपमेंट का ही, ग्रोथ है जो क्या है, डेवलपमेंट का ही एक भाग है, ठीक है। क्योंकि उसमें एक पहलू को नजर रखा जा रहा है, बस संख्यात्मक को, उसमें गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों को रखा जा रहा है। मापन विद्यार्थी के बारे में केवल सूचना देता है, मापन में सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। मैंने पहले ही बताया था। कैसे, अगर हम किसी बच्चे के टेस्ट ले लें तो उसके जो नंबर हैं उस टेस्ट में वो उतने ही रहेंगे जितने नंबर आए हैं। अगर वो टेस्ट देते समय उसको हम वो तो बता नहीं सकते कि भाई ये प्रश्न का उत्तर ये है। अगर उसको कोई वैसे प्रॉब्लम है, गुणात्मक रूप से कोई प्रॉब्लम है, उसका ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, तो उसको हम वहीं ठीक करवा सकते हैं, उससे बोल सकते हैं और वो कर सकता है। मापन की अगर किसी क्वेश्चन के बारे में बोले कि भाई इस क्वेश्चन को कर ले, तो अगर उस पर नहीं आता तो वो नहीं कर सकता। अगर उसको ये बोले कि आपकी ड्रेस सही नहीं है, तो उसको वो सही कर सकता है, ठीक है। हाँ, ये केवल सूचना देता है जो मापन है, और वो क्या करता है, वो निर्णय भी देता है। वो क्या देता है, निर्णय। मूल्यांकन निर्णय भी देता है, ठीक है, वो निर्णय ले सकता है। उसके बाद मापन संख्यात्मक या मात्रात्मक है, ये मैंने बार बार बता दिया आपको।
मूल्यांकन क्या है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है, ठीक है। उसी के साथ साथ मापन का संबंध एक निश्चित समय से है। मूल्यांकन सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो मापन है वो एक फिक्स टाइम तक रहता है, फिक्स टाइम पे करते हैं हम। उसके बाद दूसरी बार जो मापन होगा वो अलग मापन है, एक चीज का हो गया फिर वो दूसरी चीज का मापन होगा। और जो मूल्यांकन है ये सतत चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि जो मूल्यांकन है इसमें बच्चे जब से अपने घर में सुबह उठते हैं तब से इनका मूल्यांकन स्टार्ट होता है, और विद्यालय जाते हैं तो रास्ते में भी मूल्यांकन हो रहा है, घर पे भी हो रहा है, फ्रेंड्स में भी हो रहा है, बाद में शाम को आकर सोते हैं तब तक मूल्यांकन होता है। और जो मापन है वो एग्जैक्ट टाइम पे ही होता है। तो मूल्यांकन कैसी है, सतत प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है, और जो मापन है वो एक निश्चित समय पे ही होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ मापन केवल निदान है, और मूल्यांकन क्या है, निदान के साथ साथ उपचार भी है। देखो क्या है, जो मापन है ये निदान कैसे है, मापन से हम केवल ये बता सकते हैं कि जैसे किसी बच्चे का टेस्ट हुआ 3 लेसन का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर फर्स्ट लेसन में उसके नंबर कम हैं तो हम केवल ये बता सकते हैं मापन से कि भाई इसके नंबर कम हैं। और मूल्यांकन में ये भी बता सकते हैं क्योंकि वो निरंतर चलता है ना, उसके बाद उसका उपचार भी करेंगे उसके बाद। तो अगर निदान के साथ साथ मापन कैसा है, निदानात्मक, मूल्यांकन निदानात्मक प्लस उपचारात्मक, ठीक है, उसका उपचार भी कर सकते हैं, ठीक है। दिक्कत अगर हो तो कमेंट बॉक्स खाली है। मूल्यांकन की विधियां, अब जो मूल्यांकन है इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, मूल्यांकन कौन कौन सी विधियों से कर सकते हैं, इनको पढ़ेंगे। पहली विधि है इसमें जांच सूची, पड़ताल सूची या चेक लिस्ट। जांच सूची, पड़ताल सूची या इसी का नाम क्या है इंग्लिश में, चेक लिस्ट। आप केवल चेक लिस्ट याद रख लेना, इसी से काम हो जाएगा। प्रतिपादक कौन है, मे व हॉटसॉन। प्रतिपादकों के नाम वैसे परीक्षाओं में कम ही आते हैं, फिर भी आप याद रख लेना। अब ये जांच सूची जो चेक लिस्ट है ये क्या है, आपने डीएलएड बीएड की होगी तो कॉलेज में जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के टाइम पे गए होंगे तो वहाँ पे चेक लिस्ट बनी होगी कि ये डॉक्यूमेंट है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, चीज की बनती है ना, वो है चेक लिस्ट। ये कैसे है, जैसे यहां लिख रहे हैं क्रम संख्या, क्रम संख्या के बाद अब ये कितने भी हो सकते हैं, इसमें जो प्रश्न हैं जो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम केवल उदाहरण के लिए 3 प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है ना, बाद हाँ या ना, हाँ या नहीं, या राइट या क्रॉस, इस हिसाब से भरते हैं इस चेकलिस्ट को। कैसे कैसे, जैसे ये जो मूल्यांकन में होता है तो मूल्यांकन कब से कब तक चलता है, विद्यालय आने से विद्यालय खत्म होने तक चलता है। तो इसमें किस किस चीज की जानकारी रखेंगे, जैसे इसमें 3 प्रश्न लेते हैं, वेश, वेशभूषा, ठीक है, किसी की भूषा खराब है या खराब नहीं है, इस चीज की। अब वो शुरू से विद्यालय में आ रहा है, अब किसी की चेकलिस्ट बना ली, पहला प्रश्न बना लिया वेशभूषा, दूसरा प्रश्न बना लिया टाइमिंग, टाइमिंग। अब इसमें प्रश्न तो कितने भी बना सकते हैं, है ना, और चेकलिस्ट किसी भी चीज की बनाई जा सकती है। उसके बाद प्रार्थना में उपस्थिति, प्रार्थना में। अब इसमें क्या है, किसी बच्चे की बनाई है ये हमने चेकलिस्ट, वो क्या मूल्यांकन कर रहे हैं किसी का, तो उसमें हमने चेकलिस्ट में पहला प्रश्न है वो वेशभूषा पहन के आता है हाँ या नहीं, इसमें उत्तर कैसे देना होता है, हाँ या ना में या राइट या क्रॉस में, ठीक है।
हाँ, कोई बच्चा अगर वेशभूषा मारा है तो उसका उत्तर दे दिया हाँ, या तो हाँ या सही का चिन्ह। उसके बाद ये खाली छोड़ देंगे। उसके बाद उसकी टाइमिंग सही है क्या नहीं, किसी बच्चे की टाइमिंग सही नहीं है, वो प्रतिदिन लेट आता है, ठीक है, टाइमिंग में नो हो गया। प्रार्थना में वो पहुंचता है या नहीं पहुंचता, अगर वो लेट आ रहा है तो प्रार्थना में क्या होगा, नहीं पहुंचेगा। तो इसकी इसी प्रकार से हम कितने भी प्रश्न लेके कितनी भी बड़ी चेकलिस्ट बना सकते हैं, और इस चेकलिस्ट के आधार पर उसके गुणात्मक कैसा मूल्यांकन होगा, गुणात्मक आकलन या गुणात्मक मूल्यांकन कर सकते, ठीक है। चेकलिस्ट समझ में आ गई, किसने दी, वेब हॉटसॉन ने, ठीक है। उसके बाद वर्ग मापनी बोलते हैं रेटिंग स्केल, किसने दी, फ्रांसिस गाल्टन ने। ये रेटिंग स्केल कैसे कैसे, वर्ग मापनी में क्या होता है, रेटिंग दी जाती है। जैसे आप प्ले स्टोर सभी यूज करते होंगे, प्ले स्टोर पे ऐप होते हैं, एप्लीकेशंस अलग अलग, किसी कोचिंग संस्थान का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ये तो देखी होगी। अभी अभी क्या हुआ था, थोड़े दिन पहले जियो सिनेमा की रेटिंग थी वो एकदम से डाउन हो गई थी पुनीत सुपरस्टार के बिग बॉस से आउट होने पर। तो वो क्या थी, रेटिंग। ये कैसे दी जाती है, 5 स्टार हैं, 5 स्टार में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। किसी विद्यालय ने 5 स्टार में डिवाइड कर रखा है रेटिंग को। अब एक कक्षा में 10 छात्र हैं या 20 छात्र हैं, तो उनकी रेटिंग होती है, ये तो 5 स्टार वाले छात्र हैं, ये 3 स्टार वाले हैं, ये 2 स्टार हैं। तो इसी प्रकार से उनकी क्या होती है, रेटिंग। रेटिंग समझ गए ना, ठीक है। उसके बाद है समाजमिति या सोशियोमेट्रिक्स। सोशियोमेट्रिक्स समाजमिति ये किसने दी, JL मोरेनो ने। अब इनके नाम थोड़े से याद रखने की जरूरत है। चेकलिस्ट किसने दी, बे एंड हॉटसॉन ने। और वर्ग मापनी रेटिंग स्केल किसने दी, फ्रांसिस गाल्टन ने। सोशियोमेट्री समाजमिति JL मोरेनो ने। इन्होंने जो सोशियोमेट्री है इसको 2 प्रकार की बताया। 2 प्रकार की कौन सी, परिचायक व नामांकन। हमारे देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है, चलो आप कमेंट बॉक्स में बताना, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है। अभी वीडियो को रोक के और आप कमेंट बॉक्स में बताना जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन सी पद्धति से होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन सी से होता है, नॉमिनेशन से, ठीक है। और इसी का दूसरा भाग और है एक परिचायक। ये कक्षा में भी उपयोगी है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भी उपयोगी है। कौन सी विधि है, सोशियोमेट्री। किसने दी, JL मोरेनो ने। इसमें क्या होता है, जैसे किसी कक्ष, ये चुनाव के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी विधि है। कैसे, इसमें सामाजिकता की या किसी की जो फैन फॉलोइंग है उसकी, या एक तरह से वो कितना समाज उसको कितना चाह रहा है, इस चीज की जांच इसमें होती है। जैसे किसी क्लास में कोई कितना लोकप्रिय है, इस चीज की जांच कैसे होगी, सोशियोमेट्री से। अब ये 2 तरीके की कौन कौन सी है, 2 तरीके हैं, ये समझने की बात है इसमें। पहली है परिचायक, दूसरी है नामांकन। परिचायक में क्या होता है, एक कक्षा में प्रिंसिपल या क्लास टीचर आते हैं, वो सभी से वर्बली पूछते हैं कि आपकी कक्षा का मॉनिटर कौन होना चाहिए। तो वो किसी एक का, किसी 2 के नाम सजेस्ट कर देते हैं। ज्यादातर क्या होता है, कक्षाओं में मिली भगत होती है तो एक का नाम सजेस्ट कर देते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ठीक है। या उन्होंने 2 के नाम सजेस्ट कर दिए तो मॉनिटर 2 बना दिए, ठीक है। इसमें लोकप्रियता का अपने आप पता चला कि भाई कौन है, उसने तो नहीं कहा ना मुझे बनना है, इसमें उसकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, ऑटोमेटिक सभी ने जो लोकप्रिय है उसको बता दिया। अब जो दूसरी वाली है ये है नॉमिनेशन या नामांकन। इसमें क्या होता है, जैसे कक्षा में पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि मॉनिटर का चुनाव होगा आपकी क्लास में, और बड़े बड़े स्तर पे सबसे बड़ा उदाहरण इसका कौन सा है, राष्ट्रपति का चुनाव। तो इसमें क्या होता है, नॉमिनेशन भरे जाते हैं। नॉमिनेशन भर दिए, सपोज दैट A, B और C, 3 आदमी ने क्या भर दिए, नॉमिनेशन। 3 आदमी ने भर दिए नॉमिनेशन। तीनों किसके उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति के नहीं, राष्ट्रपति के भी हो सकते हैं, लेकिन कक्षा के हिसाब से किसके, मॉनिटर के। मॉनिटर के 3 उम्मीदवार हैं, A, B और C।
अब क्या होगा, जो कक्षा के छात्र हैं, यहाँ जितने भी छात्र हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ 20 छात्र हैं, तो 20 छात्र इनको रेटिंग देंगे। रेटिंग कैसे, अपनी प्रेफरेंस चुनेंगे कि भाई मैं इसको पहले नंबर पे देखना चाहता हूँ, इसको दूसरे नंबर पे, इसको तीसरे नंबर पे। 3 ऑप्शन है उनके पास। पहले नंबर पे वो किसको मॉनिटर देखना चाहते हैं और दूसरे पे किसको। अगर ये नहीं बना तो ये बने, अगर ये नहीं बना तो ये बने, ये चाह रहे हैं वो। ऐसे ही जो 20 बालक हैं उन्होंने ऐसे इसको 2 दी, एक ने 3 दी, इसको 2 दी, 1 दी, उसके बाद 1 2 3 2 1 3। अब जो ये रेटिंग है, अब इसका होगा टोटल, जो ये रेटिंग मिली है इसका क्या होगा, टोटल। अब इस लड़के को, पहले वाले को जो 1 रैंकिंग है वो कितने ने दी, अभी 4 बच्चे लिए हैं इसमें हमने एग्जाम्पल के लिए, तो 4 में से कितने ने दी, 2 ने इसको क्या दी, 1 रेटिंग, और 2 ने क्या दी, 2 रेटिंग। टोटल रेटिंग इसकी कितनी है, कितनी है, 2 और 2 4 और 2 6, 6 है इसकी रेटिंग। अब ये नंबर माइनस में चलेंगे, नीचे से, ऊपर से नहीं आएगा, इसमें ज्यादा नंबर वाले को नहीं मिलेगी, कम नंबर वाले को मिलेगी, ठीक है। 3 3 6 3 9 और 3 3 6 और 3 9। अब यहां क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, 9 9 हो गए, मॉनिटर कितना बनाना है, 1। तो इसको सबसे ज्यादा पहले नंबर की, दूसरे नंबर की प्रेफरेंस मिली थी, इसकी रेटिंग कम है इन सबसे, तो इसको क्या मिल जाएगी, पद। कौन सा पद, मॉनिटर का, ठीक है। कौन सी हो गई, सोशियोमेट्री या समाज मिति। समझ में आ गई समाज मिति, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो बढ़िया है। अभी इसके बाद सिंचित अभिलेख, मूल्यांकन की हम विधियां पढ़ रहे हैं, उसके बाद है सिंचित अभिलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। सिंचित अभिलेख में क्या होता है, जो बच्चा है उस बच्चे की एक स्पेशल डायरी रखते हैं टीचर, डायरी या कोई फाइल या कोई फोल्डर। अब जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है, फोल्डर का सिस्टम होता है, एक बच्चे का एक फिक्स फोल्डर होता है, फोल्डर नंबर से बच्चे को जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो फोल्डर नंबर से बच्चे को जानते हैं कि भाई जैसे क्लास में सपोज दैट 50 बालक हैं, तो फोल्डर नंबर 150 से और कितने हैं 200 तक, ये फोल्डर नंबर हो गए। अब जिसका रोल नंबर 3 है उसका फोल्डर नंबर क्या होगा, 153, है ना। 150 से अगर हम जोड़ रहे हैं फोल्डर नंबर्स को, ठीक है साहब। अब फोल्डरों में क्या होता है, उस बच्चे की जितनी भी उपलब्धियां हैं या जितनी भी खामियां हैं उनको लिखा जाता है। इसमें 2 तरीके की रिपोर्ट बनती हैं, एक तो एनेक्डोट्स बोलते हैं, और एक बनती है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, जो फोल्डर है उसी के अंदर रखते हैं दोनों चीजों को। इसमें पोर्टफोलियो में क्या होता है, जो उसकी शैक्षिक उपलब्धियां होती हैं, जो उन्होंने अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त किए शिक्षण गतिविधियों में, जो शिक्षा की जो गतिविधियां हो रही हैं, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उनमें बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं, या कोई प्रतियोगिता हो रही है उसमें बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, तो किसमें रखेंगे, पोर्टफोलियो में। और उसी के साथ साथ सह शैक्षिक जो क्रिया हैं, उसने गेम्स में बहुत अच्छा किया, कोई खेल में, या उसने कोई प्रार्थना में कोई सुविचार उससे बुलवाया गया, उसने बहुत अच्छा मोटिवेशन वाला कोई सुविचार बोल दिया, तो वो जो एनेक्डोट्स होते हैं उनको किस में रखते हैं, एनेक्डोट्स रिपोर्ट्स में, ठीक है। एनेक्डोटल रिपोर्ट बोलते हैं उनको। अब जो सिंचित अभिलेख है कितने प्रकार के हो गए, तो पहला पोर्टफोलियो, दूसरा एनेक्डोटल। समझ में आ गए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खाली है। उपलब्धि परीक्षण, उसके बाद 5वीं विधि कौन सी है, उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट के बारे में किसने बताया, डगलस व हॉलैंड ने। डगलस व हॉलैंड 2 मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने किसके बारे में बताया, अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, उपलब्धि परीक्षण के बारे में। ये जो उपलब्धि परीक्षण है ये 2 प्रकार के होते हैं, इन्होंने ही बताया। 2 प्रकार के कौन कौन से, एक तो होते हैं मानक, एक होते हैं टीचर मेड टेस्ट, एक होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मानक परीक्षण, एक होते हैं शिक्षक द्वारा बनाए गए टेस्ट परीक्षण। कैसे कैसे
जो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उनके जो पेपर हैं वो कौन बनाता है? कोई एक बोर्ड बनाता है ना। वो बोर्ड जो बना रहा है वो स्टैंडर्डाइज्ड बना रहा है, वो ऐसे बना रहा है जो सभी बच्चे हैं, जितने भी उस बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी किसी पर्टिकुलर क्लास में, उन सभी के लिए बना रहा है। तो उसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान तो वो रख रहा है, लेकिन वो इतना अच्छे से ध्यान नहीं रख सकता क्योंकि विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता हैं। अधिगमकर्ता मैंने बताया ना, विविध अधिगमकर्ता होते हैं, तो उनका सभी का ध्यान रखना इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है उसमें। इसी के साथ साथ इसलिए उपलब्धि परीक्षण में एक चीज और जोड़ी, टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट वो क्या है? उनको बनाता है शिक्षक, अध्यापक के द्वारा निर्मित परख या परीक्षण। ये क्या होता है? इसमें टीचर खुद टेस्ट बनाता है, तो वो एक कक्षा की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के टेस्ट बनाना आसान है और 1 लाख बच्चों को मद्देनजर रख के स्टैंडर्डाइज्ड बना सकते हैं। उसको हम हर किसी की व्यक्तिगत भिन्नता को मद्देनजर नहीं रख सकते। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए? अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट, 5 प्रकार के हैं, तो याद रख लेना। ठीक है, अब यहां तक हमारा जो मूल्यांकन के बारे में जो बेसिक बातें थी, जो इम्पोर्टेंट बातें थी, बेसिक और इम्पोर्टेंट, वो हो गई समाप्त। जो मैंने बताया इससे बाहर मूल्यांकन में आने की संभावना बिल्कुल 0 है। ठीक है, मूल्यांकन की विशेषताएं, मापन की विशेषताएं, जो मैंने उनके मध्य अंतर बताए थे, मूल्यांकन कैसा है? व्यापक है, मूल्यांकन कैसा है? सतत है। उसी से मिलके हमें एक नया शब्द सुना हमने, उसका नाम था CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको हिंदी में लिखेंगे सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, जो सतत व्यापक मूल्यांकन है ये कुछ नहीं है, ये वही मूल्यांकन है। ठीक है, उसी का जो एक बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन बना के दे दिया, उसका नाम रख दिया इन्होंने क्या? सतत व्यापक मूल्यांकन। इसके बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी हमें मिली वो मिली NCF 2005 में। उससे पहले 1986 की शिक्षा नीति में CCE तो नहीं था, लेकिन मूल्यांकन के बारे में बहुत विस्तार था, वो लगभग CCE ही था। 2005 में जो NCF आया, सबसे पहले इसकी जानकारी कहाँ मिली? NCF 2005 में। ठीक है, उसके बाद RT 2009 हम आगे पढ़ेंगे। RT 2009 में जो 29 नंबर की धारा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। RT 2009 में जो 29 नंबर की धारा है, इसमें इसको क्या कर दिया? अनिवार्य। CCE को क्या कर दिया? अनिवार्य। अब CCE क्या है? जो भी मूल्यांकन है, मूल्यांकन कैसा है? सतत है। मूल्यांकन कैसा है? व्यापक है। मूल्यांकन क्या करता है? बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम का समाधान करता है। बिल्कुल इसी प्रकार के जो इतनी भी विशेषताएं आप अपने स्तर पे इसकी बना सकते हैं। इसमें याद रखने की बात क्या है? ये RT 2009 की 29 धारा में है, इसमें इसको क्या कर दिया? अनिवार्य। क्या कर दिया? अनिवार्य। और जो ये है सतत व्यापक मूल्यांकन, इसको जो और आगे चल के जो मतलब बहुत बढ़िया तरह से जो डिवाइड किया था, वो उन्हीं 2 प्रकार में डिवाइड किया था, FA और SA। किन किन में डिवाइड किया था? FA और SA में। FA SA मैंने बता ही दिया, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है? रचनात्मक, और ये क्या है? योगात्मक। लास्ट में हो रहा है ना, फॉर्मेटिव रचनात्मक, समेटिव योगात्मक। भाई ये कब हो रहा है? साथ साथ हो रहा है शिक्षण प्रक्रिया के, ये शिक्षण प्रक्रिया के अंत में। तो इस बात को लिख लो, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, ये अंत में। किसके अंत में? शिक्षण प्रक्रिया के
अंत में। समेटिव कितने होते हैं? 2। और जो RT 2009 में जो CCE बताया है उसमें क्या बताया है? फॉर्मेटिव कितने बताए? 4। टोटल कितने हो गए? 6। हाँ, फॉर्मेटिव मैंने पहले 3 बताए थे ना, वो भी याद रखना, और CCE में कितने? 4, ये भी याद रखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन सीधा ये आए फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जैसे ऑप्शन है उसी हिसाब से करना। अगर 4 ऑप्शन में तो आप 4 करना, अगर 4 नहीं है तो क्या करना है? 3। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मूल्यांकन, जो सतत व्यापक मूल्यांकन है, इसमें थोड़ा और बताया गया है। और किस चीज के बारे में बताया गया है? ग्रेडिंग्स के बारे में, ग्रेडिंग प्रणाली। बच्चे को सीधे नंबर नहीं दिए जाएं। सीधे नंबर देने से क्या है कि बच्चे के जो कम नंबर आ रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात, RT 2009 में एक बात बताई थी कि 8वीं तक किसी को फेल नहीं कर सकते। अगर नंबर कम आएंगे तो फेल ही होगा वो, और RT क्या कहती है? फेल नहीं कर सकते। तो इसी का एक तोड़ निकाल के ग्रेडिंग प्रणाली चालू की थी 8वीं तक। कौन सी प्रणाली? ग्रेडिंग। किसके अंतर्गत? CCE के अंतर्गत। ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रणाली? किसके अंतर्गत? CCE। ठीक है साहब, ग्रेडिंग प्रणाली की, और किसके अंदर की? CCE। ग्रेडिंग प्रणाली में ग्रेड कैसे कैसे दी जाती हैं ये जानते हैं। ठीक है, इसमें होती है A+ सुना है आपने, यहाँ है ग्रेडिंग, और यहाँ है क्या? अंक। कितने अंक पे कितनी ग्रेड है। ठीक है, सबसे पहली ग्रेड किसको बताया है? A को, A+। A+ ग्रेड पे कितने नंबर हैं? 91 से 100, 91 to 100। अगर किसी बच्चे के 91 से और 100 के बीच में नंबर है तो उसको कौन सी ग्रेड मिलेगी? A+। ठीक है, इसी के साथ साथ A। कौन सी? A में क्या है? किसी बच्चे के 76 से लेकर और 90 तक नंबर हैं। कितने से कितने तक? कितने से कितने तक? 76 से 90 तक। तो क्या है? A ग्रेड। उसके बाद B ग्रेड। किसी बच्चे के अगर 61 से लेकर और 75 के बीच में नंबर हैं तो कौन सी ग्रेड मिलेगी उसको? D ग्रेड। फर्स्ट डिवीजन से स्टार्ट हो रही है ना ये, आगे अभी डिस्कस करूंगा, 1 मिनट बता दूं, है ना। तो B हो गई, उसके बाद हो गई D ग्रेड, सॉरी C। उसके बाद क्या हो गई? C ग्रेड। C ग्रेड कहां से कहां तक है? 41 से लेकर और 60 नंबर तक। अगर किसी बच्चे के 41 से 60 के बीच में नंबर है तो कौन सी ग्रेड मिलेगी उसको? C। उसके बाद हो गई D ग्रेड। D ग्रेड में क्या है? 0 से लेकर 40 तक। अब इसको कई तरीके से डिवाइड किया हुआ है। SCERT अलग करती है, जो विभिन्न राज्यों की SCERT हैं वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग कर लेती हैं, इसमें थोड़ा बहुत अंतर ले लेती हैं। कहीं कहीं होता है A++, तो उसमें 95 से 100 तक काउंट कर लिया जाता है। कहीं कहीं होती है D, तो D के बाद E होती है। जो E ग्रेड है वो होती है 20 और 30 के नीचे, तो बिल्कुल फेल है, उनको कहाँ लगा है? D में। लेकिन जो एक बेसिक है NCERT ने जो निकाली थी बेसिक, वो क्या है? ये है। इसमें क्या है? किसी बच्चे के अगर 0 से 40 के बीच में नंबर आ रहा है तो कौन सी ग्रेड मिलेगी उसको? D। अगर किसी बच्चे के 51 नंबर हैं, 51 नंबर हैं, तो उसको कौन सी ग्रेड मिलेगी? अगर किसी बच्चे के 51 नंबर है तो कौन सी मिलेगी? C ग्रेड, क्योंकि 41 से लेकर 60 तक। उसके बाद B ग्रेड, 61 से लेकर फर्स्ट डिवीजन, 61 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन होती है ना, तो अगर कोई फर्स्ट डिवीजन बना रहा है और उसकी 72 या 73% बन रही है तो उसको कौन सी ग्रेड मिलेगी? B ग्रेड। और अगर कोई 76 से और 90 के बीच में 80 85 कितनी भी बना रहा है तो उसको कौन सी ग्रेड मिलेगी? A ग्रेड। 91 से ऊपर 100 तक कितनी है? A+। ग्रेड समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ हमारा मूल्यांकन क्या होता है? संपूर्ण। जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी है वो संपूर्ण। मूल्यांकन बहुत बड़ा है। ठीक है, किसी कोई समस्या हो तो पूछ लो।
ऑनलाइन वालों को कोई समस्या हो तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स खाली है, उसको क्या करेंगे, भर देंगे। ठीक है, नमस्कार।